नमस्कार, आदाब। हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। आज हर चीज बिकाऊ है। दौलत, शोहरत, इज्जत, मेहनत, जज्बात, शरीर, कुछ भी खरीदा जा सकता है। गरीबी अमीरी के सामने घुटने टेक देती है। मजबूरी हालात के सामने हार मान लेती है। जज्बात और इज्जत दौलत के सामने पसर जाते हैं। कहीं दौलत का बोलबाला है तो कहीं सिर्फ वासना का बोलबाला है। कहीं शौक बड़ी चीज है तो कहीं दौलत बड़ी चीज है, और इन दोनों के बीच चाहे जो आ जाए उसे तबाह होना ही होता है। मध्य प्रदेश के देवास शहर की बजरंग नगर कॉलोनी के इस मकान में दोपहर को सन्नाटा पसरा हुआ था। घर की मालकिन घर में अकेली थी और दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। बच्चे स्कूल से जब लौटे तो उन्होंने अपनी माँ को इस हाल में देखा। बेडरूम में अलमारी खुली पड़ी थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। दोनों बच्चों ने पहली मंजिल पर रहने वाले किराएदार को सारी बात बताई और किराएदार उन्हें औद्योगिक क्षेत्र थाने ले गया और थाने में हत्या और चोरी की रिपोर्ट अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लिखा दी। संभवतः ये संपत्ति चुराने का, पैसे चुराने का, कीमती जेवरात चुराने के उद्देश्य से ये घटना की गई। रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच में पुलिस को आभास हो गया कि महिला की हत्या में उस व्यक्ति का हाथ हो सकता है जिसे चोरी के समय महिला ने पहचान लिया हो। गहनता से जांच में पुलिस का संदेह उस किराएदार पर हो गया जो वारदात की रिपोर्ट लिखाने के साथ साथ लाश के पोस्टमार्टम के दौरान भी साथ था। मृतिका का जो किराएदार था, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, वो संदेह के घेरे में आया पूछताछ के दौरान, और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। इसी संदेह के आधार पर पुलिस ने सख्ती से जब किराएदार से पूछताछ की तो 24 घंटे के भीतर ही चोरी और हत्या के रहस्य से पर्दा उठ गया। पुलिस के अनुसार अपनी आर्थिक तंगी से परेशान किराएदार चोरी की नीयत से मकान में दाखिल हुआ था, लेकिन जब मकान मालकिन ने उसे पहचान लिया तो उसने पहले तो उनसे हाथापाई की और बाद में रस्सी और कपड़े से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद मकान मालकिन का मंगलसूत्र, कान की बाली और घर में रखी नकदी लेकर अपने कमरे में चला गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने के आभूषण और नकदी बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एक और सच से पर्दा उठेगा, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के अनुसार भारत में बाल विवाह समाप्त होने में लगेंगे 50 साल। भारत में यूनिसेफ बाल संरक्षण विशेषज्ञ डोरा ज्यूत्सी के मुताबिक देश में पिछले 2 दशकों से 1% की दर से घट रहे हैं बाल विवाह। 20 से 24 साल के बीच की विवाहित महिलाओं पर किए गए एक सर्वे के अनुसार 43% महिलाओं का विवाह हुआ था 18 वर्ष से कम उम्र में। गौरतलब है कि जुलाई में जारी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामलों में भारत का विश्व में 6ठा स्थान। रांची की नेशनल शूटर तारा के बहुचर्चित केस के बाद अब हरियाणा में भी लव जिहाद की शिकार हुई 2 लड़कियां। सोनीपत की नाबालिग को प्यार के जाल में फंसाकर एक मस्जिद में जबरन निकाह करने के बाद दे दिया तलाक। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया मामला दर्ज। वहीं गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद में लड़की से शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने का उस पर डाला जा रहा है दबाव। एक पल, एक सेकंड, वक्त का नापा जा सकने वाला सबसे छोटा हिस्सा। इस एक पल, एक सेकंड में क्या कुछ हो सकता है। जिंदगी मौत के आगे घुटने टेक सकती है। मोहब्बत नफरत में तब्दील हो सकती है। जीत हार में बदल सकती है। जीवन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। झारखंड के रामगढ़ जिले में भदानी नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों दोस्त उस युवक की हत्या के आरोपी हैं, जिसकी तलाश पुलिस पिछले 5 दिनों से कर रही थी। मृतक गांव निम्मी का रहने वाला था और इन दोनों आरोपियों का खास दोस्त भी था। हालांकि पुलिस ने इन दोनों आरोपियों की निशानदेही पर ही वे सभी अलामात बरामद कर लिए हैं, जिनका इस्तेमाल हत्या से लेकर लाश ठिकाने लगाने में किया गया था। लेकिन पुलिस को मृतक की लाश अभी तक नहीं मिली है। पूछताछ की गई तो उन लोगों ने वो टूट गए और उन लोगों ने अपना दोष स्वीकार किया कि इन्हीं दोनों ने मिलकर मुकेश कुमार महतो की हत्या की है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी और मृतक की दोस्ती के तार उस समय टूट गए थे जब मृतक ने अपने इसी आरोपी दोस्त की प्रेमिका को अपने घर बुलाकर उससे अवैध संबंध बना लिए थे।
जब इस घटना का दोस्त को पता चला तो उसने बदला लेने की नीयत से उसकी हत्या की साजिश रची और इसी साजिश में अपने एक और दोस्त को शामिल कर लिया। इस कांड में इन लोगों से पूछताछ में जो तथ्य सामने आए, उसमें जिस जगह पर पत्थर से कूचा था वो पत्थर जिसमें कुछ खून लगा हुआ था, वो बोरा जिसमें इसके शव को ये बांध कर लाए थे मालगाड़ी तक, जिसको कि एक पुल के नीचे फेंका हुआ था, वहाँ से उसको बरामद कर लिया गया है। ये सब उन लोगों की निशानदेही पर बरामद हुआ। साजिश के मुताबिक दोनों उस रात उसे बहला फुसला कर जंगल में ले गए और वहां उसकी नृशंस हत्या कर दी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए देर रात में दोनों ने लाश को एक बोरे में बंद किया और साइकिल पर लाद कर उसे रेलवे ट्रैक के पास ले गए। उस समय ट्रैक पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। दोनों ने मालगाड़ी के खाली डिब्बे में लाश को डाल दिया। उस रात ट्रैक से गुजरने वाली मालगाड़ियों के बारे में पुलिस पता चला रही है। मालगाड़ी का पता चलने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि वो लाश सफर करके कहां पहुंची है। पुलिस इस काम में रेलवे पुलिस की भी मदद ले रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ जारी है। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान आप देखें, उससे पहले लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक। रेप, बलात्कार, दुष्कर्म, ये वो शब्द है जिसे सभ्य समाज बिल्कुल नहीं सुनना चाहता और अगर मजबूरी हो तो कम से कम सुनना चाहता है। लेकिन न जाने कमबख्त इस देश को किसकी नजर लग गई है कि बस यही शब्द गूंजते रहते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में समाज से बहिष्कृत एक परिवार की दो बेटियों के साथ उस दिन वहशी दरिंदों ने जिस तरह का सलूक किया वो इंसानियत के नाम पर एक गहरा धब्बा है। पीड़िताओं के शरीर पर पड़े ये निशान दरिंदों की वहशियाना हरकतों को बयान करने के लिए काफी हैं। रतेव गांव की रहने वाली इन पीड़ित बहनों के साथ हुए दुष्कर्म की खबर प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद पुलिस हरकत में आई और इंसानों के वेश में घूम रहे हवस के दो भूखे भेड़ियों को गिरफ्तार कर सकी। लोगों ने मेरे को पकड़ा, मेरे पहने हुए कपड़े फाड़े और कपड़े उतार दिए, मेरे को दांतों से काटा, जो बावलिया होता है ना कांटों वाला, उसकी लकड़ी से मेरे को मारा। दो आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना गया है, जिसमें एक चतुरा राम है और दूसरा बिरदा राम है। ये दोनों उसी रतेव गांव के रहने वाले हैं और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के अनुसार उस दिन स्कूल से गांव लौटते समय आरोपियों ने खेत में घात लगाकर उन्हें दबोच लिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। आरोपियों ने हैवानियतों की हदों को पार कर दिया और उनके कपड़े फाड़कर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। दुष्कर्म की इस वारदात में 3 लोग शामिल थे। गिड़ा थाना पुलिस ने उस समय उनकी फरियाद नहीं सुनी, इसलिए उन्होंने बाड़मेर पुलिस अधीक्षक के दरवाजे न्याय के लिए खटखटाए। बलात्कार के किसी भी मामले का प्रश्न पुलिस के सामने आता है तो महिला अत्याचार के सारे मामलों को पुलिस बहुत ही गंभीरता से लेती है और इस मामले को भी बिल्कुल पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश मिलने के बाद गिड़ा थाना पुलिस ने चंद घंटों के भीतर ही दोनों आरोपियों को पकड़ने के साथ ही पीड़िताओं के धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा दिए। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात के समय शराब पिए हुए थे और नशे में उन्होंने घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। पुलिस तीसरे आरोपी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक बेबस की आवाज में आवाज मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल रैगिंग मामले में 3 छात्रों सहित 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। जांच समिति की रिपोर्ट में हुई छात्र आदर्श सिंह से रैगिंग की पुष्टि। सीनियर छात्रों की प्रताड़ना के कारण ही उसने की थी सुसाइड की कोशिश। बिहार के सहकारिता मंत्री का बेटा है आदर्श सिंह। गौरतलब है कि सिंधिया स्कूल में 9वीं का छात्र आदर्श सिंह पिछले दिनों अपने कमरे में संदिग्ध हालत में बेहोश मिला था। पीड़ित छात्र का अभी भी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा है इलाज। हरियाणा में मनचलों से तंग आकर 2 मासूम लड़कियों ने की खुदकुशी। रोहतक की इन छात्राओं को 2 महीने से लड़के कर रहे थे परेशान। अपने सुसाइड नोट में लड़कियों ने पुलिस से की अपील, ऐसे लड़कों से पेश आए सख्ती से ताकि फिर कोई लड़की नहीं लगा सके मौत को गले। पुलिस ने सुसाइड नोट और लड़कियों के परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर शुरू की जांच।
बेटे के इलाज के लिए मां ने किया बेटी का सौदा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में रहने वाली महिला के एक रिश्तेदार ने शादी के नाम पर 30,000 में खरीदा था बेटी को। रिश्तेदार से मिले पेशगी के 10,000 रुपए में कराया गरीब मां ने बेटे का टीबी का इलाज। खरीदार के चंगुल से भागी बेटी, तब हुआ इस सौदे का खुलासा। पुलिस ने आपसी लेन देन का मामला बताकर नहीं किया केस दर्ज। पैसा वापस लेने के लिए मां को आरोपी खरीदार से मिल रही है धमकियां। हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है, हम सब जानते हैं, और जो हैं वो गांव में और छोटे शहरों में नहीं जानना चाहते, ये भी हम सब जानते हैं। 99% डॉक्टर्स ने पैसा कमाने की दुकानें खोल रखी हैं, ये सब भी हम जानते हैं। और इस सब के बीच सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के हाल हम सब जानते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ अपनी वर्दी धारण करने से पहले जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से करने की शपथ लेते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये शपथ आज के दौर में महज खाना पूर्ति बनकर रह गई है। वर्दीधारी सरकारी अस्पतालों में नियुक्त डॉक्टर और स्टाफ नर्सों की लापरवाही और मनमानी रवैये के चलते गरीब मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के महुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आया, जहां प्रसव पीड़िता के परिजनों से इलाज के बदले पैसे की मांग ने एक प्रसव पीड़िता को मौत के मुंह में धकेल दिया। इनका इलाज होगा, कमजोरी वमजोरी हो गई है, इंजेक्शन लगेगा, दवाई चाहिए, तो बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो बोले कि बगैर पैसे के इलाज होगा नहीं। मृतका के परिजनों के अनुसार महुआ गांव की गर्भवती को प्रसव के लिए महुआ सीएमसी में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के 2 घंटे बाद पीड़िता की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने इलाज के बदले इंजेक्शन के बहाने परिजनों से पैसे की मांग की। किसी तरह इधर उधर से पैसों की जुगाड़ करने में महिला के पति को अस्पताल आने में देरी हो गई। इस बीच डॉक्टर और नर्स पीड़िता को गंभीर हालत में छोड़ अस्पताल में चले गए। समय पर इलाज नहीं मिलने पर मां अपनी नवजात को बिलखता छोड़कर चली गई। तो जब वापस आए तो हमारी पत्नी मरी हुई थी, यहाँ कोई नहीं था, न मैम थी, न यहाँ कोई डॉक्टर था। सूत्रों के अनुसार बांदा जनपद के सभी सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर और नर्स सुविधा शुल्क की मांग करते हैं। जो इस मांग को पूरा कर देते हैं, डॉक्टर उन पर खास ध्यान देते हैं। जो मांग पूरी नहीं करते, उन्हें इसी तरह अस्पताल में तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि नवप्रसूता की मौत की सूचना अधिकारियों तक उसी समय पहुंचा दी गई, लेकिन किसी अधिकारी का मौके पर न पहुंचना पूरी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है। एक और सनसनीखेज जुर्म की दास्तान का खुलासा बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंसानी जिंदगी भी कमाल की चीज है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पैदा होता है कोई, परवरिश पाता है, बड़ा होता है, और उसके बाद अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, अपने भाग्य से समाज में एक मुकाम बनाता है। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि और अपने भाग्य से समाज में एक ऊंचा मुकाम बनाया। उसे जन समर्थन मिला, उसे लोकप्रियता मिली, लेकिन आखिर वो मानव था। छब्बीस जुलाई की सुबह देवास जिले के बागली ग्राम थाना प्रभारी रोजाना की तरह थाने में अपने मातहतों के साथ चर्चा में व्यस्त थे कि तभी फोन की घंटी घनघना उठी। दूसरी ओर से बोलने वाले व्यक्ति ने बताया कि बागली से 7 किलोमीटर दूर बरझाई घाट पर किसी पुरुष की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपने साथ कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए।
घटना स्थल पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अपने स्तर पर गहन छानबीन शुरू की तो पता चला कि मृतक सतवास निवासी देवास भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष आशीष जोशी है। युवा नेता की हत्या की खबर मिलते ही पूरे सतवास में शोक की लहर फैल गई और विरोध स्वरूप बाजार बंद कर दिए गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मुखबिरों से संपर्क साधा। कड़ी मशक्कत के बाद एक उम्मीद की किरण जागी और मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि 25 जुलाई को मृतक भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रवि जोत सिंह के साथ देखा गया था। अब पुलिस ने रवि जोत की तलाश तेज कर दी। संभावित ठिकानों पर छापा मारा लेकिन सफलता नहीं मिली। मुखबिर की सूचना से यह भी मालूम पड़ा कि देवेंद्र व्यास, जो मृतक का घनिष्ठ मित्र बताया जा रहा था, इस हत्याकांड के तार कहीं न कहीं उससे जुड़े हैं। आखिर पुलिस ने आरोपियों पर 15,000 के इनाम की घोषणा कर दी और पुलिस की मेहनत रंग लाई। मुखबिर की सूचना पर देवास पुलिस ने आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। रवि जोत शुरू में पुलिस को गुमराह करता रहा लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे टूट ही गया और जो कहानी उसने पुलिस को बताई उसके अनुसार मृतक और देवेंद्र व्यास की घनिष्ठ मित्रता थी और एक दूसरे के घर आना जाना भी था। लेकिन कुछ दिनों पूर्व देवेंद्र व्यास को उपाध्यक्ष पद से हटाकर मृतक आशीष जोशी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। इस घटना के बाद देवेंद्र ने आशीष को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। उसने रवि जोत को 10 लाख रुपए की सुपारी देकर काम को अंजाम देने के लिए तैयार कर लिया। मृतक आशीष प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता था। रवि जोत ने धोखे से प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने बुलाया। और गाड़ी में बैठते ही सर के पीछे से गोली मार दी।
आशीष जोशी की हत्या कर देवेंद्र राजनीतिक कद बढ़ाना चाहता था, लेकिन ये सब करके वो खुद तो अपराधी बन ही गया, पर किसी के घर को भी वो बेसहारा कर गया। देवेंद्र की ईर्ष्या और लालच ने इस भयानक घटना को अंजाम दिया। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए सकारात्मक या नकारात्मक कैसी भी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए, तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार।